नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट यूपीएससी में। जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग करंट की सीरीज कर रहे हैं। हमने इसके पहले के लेक्चर में जो देखा था उसमें ये देखा था कि बेसिकली जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, लेकिन जनप्रतिनिधित्व अधिनियम नहीं पढ़ा था। उसके अंतर्गत कुछ चीज़ें पढ़ी थी कि मतलब कि जैसे किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब मिलता है, राज्य पार्टी का दर्जा कब मिलता है, कौन कौन सी कंडीशंस लागू होती हैं, वो सारी चीज़ें देख ली थी। आज हमें इस लेक्चर में देखना है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 क्या कहता है। ठीक है, इसके विषय में जानना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी। तो आगे देखते हैं। निर्वाचन क्षेत्रों मुख्य प्रावधान में सबसे पहला है, ये कहा जा रहा है कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित करता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम क्या करता है, उसके प्रावधान क्या है। पहली बात तो ये निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन के लिए एक प्रक्रिया को निर्धारित करता है कि ये इस प्रक्रिया के थ्रू ये कार्यक्रम होने हैं। लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं और विधान परिषदों में सीटों के आवंटन का प्रावधान करता है। सपोज दैट एक ज़िला है कोई, सब मान लीजिए यहाँ पर कितनी सीटें होंगी, कितनी जनसंख्या है इनकी और कितनी लोकसभा की सीटें होंगी, उस हिसाब से ये डिक्लेयर करता है। यही तो परिसीमन का काम है। मतदाता सूचियों को तैयार करने, सीटों को भरने के तरीके के लिए, ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है कि मतदाता सूचियों को तैयार करने और सीटों को भरने के तरीके के लिए जो प्रक्रिया होती है वो इसमें दी हुई है, निर्धारित करता है ये। ठीक, कि प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद मतदाताओं की योग्यता को भी निर्धारित करता है ये। फिर आ जाइए, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 क्या कह रहा है। इसके पहले प्रावधान है आपके चुनाव और उपचुनावों के वास्तविक संचालन को नियंत्रित करता है या चुनाव कराने के लिए प्रशासनिक मशीनरी प्रदान करता है। राजनीतिक दलों के पंजीकरण से संबंधित है। यह राजनीतिक दलों के यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे, काफ़ी पहले आया हुआ था। तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन उठाकर स्टेटमेंट के ही रूप में रख दिया था, फैक्ट के रूप में पूछा हुआ था। तो यहाँ राजनीतिक दलों के पंजीकरण से संबंधित है। ठीक, यहाँ सदनों की सदस्यता के लिए अर्हता और अयोग्यता को निर्दिष्ट या शामिल करता है। इसमें भ्रष्टाचार और अन्य अपराधों पर अंकुश लगाने के प्राविधान दिए गए हैं। उसके बाद चुनाव से उत्पन्न संदेहों, विवादों को निपटाने की प्रक्रिया को भी यह निर्धारित करता है। आगे देख लीजिए, आगे है क्षेत्रीय परिषदें। तीसरा टॉपिक है आपका क्षेत्रीय परिषदें। इसके पहले दो टॉपिक देख लिए हैं। हर बार ये बोल पाना कि दो टॉपिक हो गए हैं, चार टॉपिक हो, ये संभव नहीं है। जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे टॉपिक बोलते जाएंगे, ज़्यादा अच्छा होगा। तो जैसे क्षेत्रीय परिषद है, ये टॉपिक है आपका। ठीक है, पूरा तो खबर में क्यों है, और आपने पढ़ा भी होगा जो है उसमें क्या कहते हैं पॉलिटी में, कि क्षेत्रीय परिषदें क्या होती हैं। ठीक, तो आइए उसी को रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में गृह मंत्री ने दीव में पश्चिमी क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता की। 25वीं बैठक, यहाँ पर ये फैक्ट बन जाता है इम्पॉर्टेंट, किसके लिए, स्टेट एग्जामों के लिए। ठीक है, किसके लिए, स्टेट एग्जाम के लिए, कि 25वीं बैठक की अध्यक्षता पहली बात तो किसके द्वारा की गई, गृह मंत्री के द्वारा। कहाँ की गई, दीव में की गई। और कौन से क्षेत्रीय परिषद थी, पश्चिमी थी। तो ये सारे क्वेश्चन एक ही, अब सोचिए एक ही फैक्ट है लेकिन कई सारे क्वेश्चन यहाँ से निकल सकते हैं। ठीक, इस किसके द्वारा होस्ट किया जाता है, गृह मंत्री के द्वारा। तो ये सारी चीजें जानकारी में होनी चाहिए। आगे प्रमुख बिंदु क्या है इसके देख लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं में सुधार, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बलात्कार, यौन अपराधों के मामलों की निगरानी, निराकरण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना या कार्यान्वयन, गहरे समुद्रों में समुद्री मछुआरों की पहचान का सत्यापन करना। उसके बाद गहरे समुद्रों में बड़े पैमाने पर बचाव अभियान के लिए तटीय राज्यों द्वारा स्थानीय आपातकालीन योजना का विकास और सार्वजनिक खरीद में वरीयता के माध्यम से मेक इन इंडिया पहल को और आगे ले जाना। सीमा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, परिवहन, पश्चिमी राज्यों और उद्योगों से संबंधित विभिन्न मुद्दों को इसमें शामिल किया गया है। और ये तो कॉमन बात है, ये आप जानते ही होंगे कि बेसिकली सीमा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, परिवहन, ये सब क्या है,
बहुत इनमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप इतनी बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होंगी। आगे देख लेते हैं क्षेत्रीय परिषद क्या होती है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेसिकली जो क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगी तो क्षेत्रीय परिषद से ही पूछेगी। हमको लगेगा कि ये बुक से आया हुआ है, लेकिन चर्चा में तो करंट में था, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, क्षेत्रीय परिषद वैधानिक संवैधानिक नहीं, नोट करिएगा, ये कह रहा है वैधानिक, संवैधानिक नहीं निकाय है, संवैधानिक नहीं है, याद रखना, संविधान से नहीं ली गई है। या संसद के एक अधिनियम यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत स्थापित की गई हैं। उसके बाद ये कह रहा है इस अधिनियम ने देश को 5 क्षेत्रों में उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिण में विभाजित किया तथा प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद प्रदान की। ठीक, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद इन क्षेत्रों का निर्माण करते समय कई कारकों को ध्यान में रखा गया है, जिनमें शामिल हैं देश का प्राकृतिक विभाजन, नदी प्रणाली और संचार के साधन, सांस्कृतिक भाषीय संबंध, आर्थिक विकास और सुरक्षा और कानून व्यवस्था की आवश्यकता। यही 4 ऑप्शन यूपीएससी क्वेश्चन फॉर्मेट में दे देगा और एक ऑप्शन कोई गलत दे देगा इसमें से। ठीक है, एक ऑप्शन कोई गलत दे देगा और पूछ लेगा कि नीचे दिए हुए कूट या पेड़ जो होते हैं उनसे आप इसको दिखाइए। जब आप दिखाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको ये चारों याद होने चाहिए, नहीं तो फिर एक साथ में मतलब करना दिक्कत हो जाएगा। कॉमन सेंस लगाइए ना वहाँ पे, जब जैसे आप क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं ना, तो कॉमन सेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। कि देश का प्राकृतिक विभाजन, ठीक, नदी प्रणाली, भाई अब आज वर्तमान में देखिए ना तो उत्तर साइड में ठंड ज़्यादा पड़ती है तो दक्षिण साइड में उस लेवल पे ठंड तो नहीं है। ठीक, अब अगर आप देखिए पूर्वी साइड में चले जाइए तो उस लेवल की प्राकृतिक स्थिति जो है, जो वहाँ की प्राकृतिक स्थिति है वो शायद आपके पश्चिम में वो नहीं मिलेगी उस तरफ। तो कहने का मतलब ये है कि देश का प्राकृतिक विभाजन, नदी प्रणाली और संचार के जो साधन थे उसके आधार पर। उसके बाद सांस्कृतिक भाषीय संबंध। अब सांस्कृतिक और भाषीय संबंध भी आप जानते हैं कि दक्षिण में कैसी लैंग्वेज है, उत्तर में कैसी लैंग्वेज है, बहुत सारी लैंग्वेज, बहुत तरह के डिफरेंट लोग बोलते हैं। तो वही आर्थिक विकास, सुरक्षा और कानून व्यवस्था की आवश्यकता। अब आर्थिक विकास के रूप में अगर देखें तो दक्षिण साइड में काफ़ी जो है स्टेट ने अच्छा डेवलपमेंट किया है, उत्तर में भी किया है, लेकिन उस लेवल पे नहीं जिससे वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या है। उत्तर साइड में, दक्षिण में उन्होंने जो है जनसंख्या को भी बहुत अच्छे से नियंत्रित किया है। ठीक है, तो ये अब आगे है। उपयुक्त क्षेत्रीय परिषद के अलावा संसद के एक अलग अधिनियम वर्ष 1971 के द्वारा उत्तर पूर्वीय परिषद अधिनियम द्वारा उत्तर पूर्वीय परिषद बनाई गई। ठीक, इसके सदस्यों में असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम शामिल हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि 7 सिस्टर के नाम से आपने पढ़ा होगा, उनको 7 सिस्टर्स भी बोला जाता है, और सिक्किम तो है ही। ठीक है, एक 8 हो जाता है। ये सलाहकार निकाय है। पहली बात तो ये याद रखिएगा कि ये सलाहकारी निकाय है जो केंद्र और राज्यों के सीमा विवादों, भाषाई अल्पसंख्यकों, अंतर्राज्यीय परिवहन या राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित मामलों के बीच आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के क्षेत्रों में समान हितों के किसी भी मामले से संबंधित मामलों पर जो है वो सिफारिश देती है। बेसिकली सलाहकारी है, बाध्यकारी नहीं है। कभी कभी यूपीएससी इस लेवल पे भी क्वेश्चन पूछ लेती है कि सलाहकारी है या बाध्यकारी निकाय है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सलाहकारी निकाय है। आगे संरचना देख लीजिए। संरचना की बात करें तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में इसमें हरियाणा है, आपका हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, राजस्थान है। ठीक, ये इतने हैं। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख शामिल है इसमें। ठीक, आगे मध्य क्षेत्रीय परिषद में बस केवल स्टेट के नाम देखते जाइए। छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल है। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और संघ राज्य क्षेत्र दमन दीव, दादर नगर हवेली जो अब हो गया है एक ही, वो है। दक्षिणी क्षेत्रीय भाषा परिषद की बात करें तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और संघ राज्य क्षेत्र की बात करें तो पुडुचेरी है, या पुडुचेरी के भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे संगठनात्मक ढांचा क्या होता है, संगठनात्मक जो ढांचा है वो क्या है, उसके विषय में जान लेते हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, गृह मंत्री होते हैं, सभी परिषदों के अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष कौन हो सकता है इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली पूछ सकता है यूपीएससी। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किए गए राज्यों के मुख्यमंत्री रोटेशन से एक समय में 1 वर्ष की अवधि के लिए उस अंचल के या आंचलिक परिषद के उपाध्यक्ष होते हैं, ना कि अध्यक्ष होते हैं। ध्यान सुनिएगा, उपाध्यक्ष होते हैं कौन? प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किए गए राज्यों के मुख्यमंत्री रोटेशन से एक समय में 1 वर्ष की अवधि के लिए उस अंचल या आंचलिक परिषद के क्या होते हैं? उपाध्यक्ष होते हैं। सदस्य कौन होते हैं? मुख्यमंत्री और प्रत्येक राज्य से उपराज्यपाल द्वारा यथा नामित 2 अन्य मंत्री परिषद में शामिल किए गए संघ राज्य क्षेत्र से 2 सदस्य इसमें सदस्य होते हैं। सलाहकार की बात करें तो अब प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद के लिए योजना आयोग, अब जो नीति आयोग है, द्वारा नामित एक मुख्य सचिव, जोन में शामिल प्रत्येक राज्य द्वारा नामित एक अन्य अधिकारी विकास आयुक्त इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका? सीधी बात है, राष्ट्रीय एकीकरण को साकार करना, तीव्र राज्य सचेतना, क्षेत्रवाद, विशेष प्रकार की प्रवृत्तियों का विकास या किसी प्रकार की प्रवृत्ति जो होती है रुकावट वाली, उनको रोकना, केंद्र राज्यों के विचारों अनुभवों का आदान प्रदान करना, विकास परियोजनाओं के सफल तीव्र निष्पादन के लिए राज्यों के बीच सहयोग और एक अच्छा सौंदर्यपूर्ण सामंजस्य वातावरण भी बनाना इसका एक काम है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे है परिषदों का कार्य क्या है? आर्थिक और सामाजिक नियोजन के क्षेत्र में समान हितों के, जैसे कोई भी समान हित के मामले हैं उनको देखना। उसके बाद फिर सीमा विवाद, भाषाई अल्पसंख्यक, ये पढ़ चुके हैं हम लोग, बता ही चुके हैं ऊपर यही। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित या उससे उत्पन्न कोई भी मामला, उसको देखना है। ठीक है, ये आपका कुल मिलाकर के पूरा का पूरा था। क्या था? हमने इसके पहले यही तो पढ़ा है कि जो परिषदें हैं उनका कार्य क्या होता है। उसके पहले हमने उद्देश्य देख लिए, उसके पहले हमने फिर जो है देखा संगठनात्मक ढांचा क्या होता है, उसके पहले हमने देखा संरचना क्या होती है, उसके पहले हमने डिफिनेशन देखी, न्यूज़ में क्यों था, 25वीं बैठक कहाँ हुई, कैसे हुई, किसने अध्यक्षता की, ये सारी चीज़ें हमने इसमें देख ली हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग को देखना है आगे पेशा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, परिषदों के कार्य, ये सारी चीज़ें तो उसी में थी। हाँ, पेशा अधिनियम, लेकिन हम लोग वो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बेसिकली 11 से 15 के बीच में लेक्चर होना चाहिए, 11 से 15 मिनट का लेक्चर होना चाहिए, वो सबसे बेस्ट लेक्चर रहेगा। तो अभी तक इतने टॉपिक कंप्लीट किए हैं इसमें। अभी हम लोग इसके बाद पेशा अधिनियम देखेंगे और डिटेल में देखेंगे। 2-2, 3-3 टॉपिक एक वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे आपसे। अब ये नहीं कि एक ही लेक्चर में 33 मिनट बना दें, एक ही टॉपिक पे 33 मिनट। भाई पॉलिटी बहुत ब्रॉड है, आप जितना मर्जी कहा उतना देते जाओ, उतना पढ़ते जाओ, उतना कहते जाओ, कोई मतलब नहीं है उसका। भाई कोई सेंस निकलना चाहिए ना। आप 30 मिनट की वीडियो देख दी और उसमें इन्फॉर्मेशन वही बार बार रिपीट हो रही है। जो काम आप 5 मिनट में, 10 मिनट में कर सकते हो, तो 11, 12, 15 मिनट में ऐसे काम होने चाहिए जो आप शायद जिसमें 20 मिनट लगाते हो, वो 10 मिनट में हो, तो आपको बेनिफिट भी दिखेगा, आपको मज़ा भी आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।